So today we are starting the chapter number 12 balance of payment. So what is the meaning of the BOP? तो BOP का मतलब ये होता है कि BOP एक स्टेटमेंट होती है जिस स्टेटमेंट में सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ड्यूरिंग दी 1 ईयर इज नोन एज द BOP। जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड होता है इस स्टेटमेंट को हम लोग BOP बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BOP? BOP एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फॉर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर इज नोन एज द BOP। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब जनरली बैलेंस ऑफ पे ये हमारा जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होती है, एक होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड। सो क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि इनफ्लो एंड डेबिट साइड का मतलब होता है कि आउटफ्लो। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अकाउंट होते हैं BOP में। एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा जो होता है कैपिटल अकाउंट। अब जब मैं करंट अकाउंट की बात करूँ तो करंट अकाउंट कभी भी असेट्स और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन कैपिटल अकाउंट जो है वो ऑलवेज असेट्स एंड लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। सो करंट अकाउंट में कौन सी चीज आती है? व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट्स है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरा जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बहुत ध्यान से सुनना कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट एड ऑन होता है कि भाई दिस नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है इट रिफर्स द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। यानी गुड्स एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड जो होते हैं गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। जनरली हम लोग देखने के लिए जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है बैलेंस, यानी हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम BOT, जहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोथ आर इक्वल। दूसरा होता है अनबैलेंस BOT, जिसमें होता है डेफिसिट BOT। व्हाट इज द डेफिसिट BOT? इंपोर्ट ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम होता है। एंड व्हाट इज द सरप्लस BOT? जहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा होता है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कम होता है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द सरप्लस BOT। फिर उसके बाद जो है कि जैसे मैंने बताया कि BOP में देयर इज अ टू साइड, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, राइट? सो ऑल द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड। एंड ऑल द आउटफ्लो जो है वो रिकॉर्डेड किस साइड होता है? डेबिट साइड होता है। फिर उसके बाद जो है कि भाई करंट अकाउंट में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? सो करंट अकाउंट में सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गए। दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, जैसे मान लो कि हमने यहाँ से कोई सर्विसेज भेजी हुई है और वहाँ से कोई सर्विस हमने ली हुई है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, फॉरेनर्स ने इंडियन शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका डिविडेंड उसको मिल रहा है। सो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड वो कितनी है? 300। तो रिसीव्ड हुआ है तो वो कौन सी साइड आएगा? इनफ्लो साइड आएगा। दूसरा जो कंपोनेंट्स है कि मान लो कि आप यहाँ से US गए हो और आपके फादर्स ने लाइक कुछ पैसे भेजे, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड, तो वो यहाँ से पैसे गए तो वो कौन से आएंगे? डेबिट साइड आएंगे, राइट? और मान लो कि से फॉर एग्जांपल आप अपने फादर के लिए आफ्टर सर्टेन टाइम्स के अपने फादर के लिए कुछ पैसे भिजवा रहे हो, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, तो वो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। सो टोटल कुल मिला के करंट अकाउंट की जो टोटल हुई कितनी हुई? 1000, और यहाँ पे टोटल कितनी हुई? 1700। सो करंट अकाउंट के हम लोग कंपोनेंट्स देखें। करंट अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट? सो करंट अकाउंट इंक्लूड्स दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन में असेट्स और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आती। दूसरा कंपोनेंट्स क्या है करंट अकाउंट के? तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसे मैंने बताया विजिबल गुड्स। दूसरा कंपोनेंट क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल गुड्स। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, जैसे उन्होंने हमारे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमने उनके वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो जो इनकम रिसिप्ट हो रही है। और यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसिव्ड और
and the transfer paid. These are the components of the current account. नेक्स्ट उसके बाद है कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट मीन्स बीओपी record all the transactions between the resident of country and the rest of the world. यहाँ पे आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. चेंज इन दी असेट्स एंड लायबिलिटी, यहाँ पे आपकी असेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होती है? चेंज हो सकती है. सो इट मस्ट बी नोटेड दैट, एक और चीज बहुत ध्यान रखना जैसे मैंने बताया था क्लास में कि इट मस्ट बी नोटेड दैट कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो या इक्विपमेंट्स हो, वो सारे गुड्स करंट अकाउंट में आएंगे बिकॉज दिस गुड्स इज नोन एज द विजिबल गुड्स, राइट. तो वो किस में आएंगे? करंट अकाउंट के हेड में आए, करंट अकाउंट में आएंगे और द हेड ऑफ द विजिबल आइटम्स में आएंगे. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट्स के पार्ट नहीं है. अब कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज आएगी? तो कैपिटल अकाउंट में आएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है 600 रुपीज. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो मैंने क्लास में बताया था, हैथवे बर्कशायर जो है वो यहाँ के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही है. FII वो कितना है? 500 है. इंडिविजुअल पर्सन या गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन बैंक से या किसी इंटरनेशनल बैंक से उन्होंने कुछ लोन लिया हुआ है, बोरोइंग्स किया हुआ है, तो वो भी किस साइड आएगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे लिए क्या? इनफ्लो है. पैसा आ रहा है तो वो हमारे लिए इनफ्लो है. नेक्स्ट है उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी उसका मतलब ये है कि हमने वहाँ के फॉरेन में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया हुआ है. सो दिस इन्वेस्टमेंट इज नोन एज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. वो कितना है? 400. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे उन लोगों ने हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, हम भी उनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना है? 500. थर्ड जो है लैंडिंग, हमने नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बर्मा इन लोगों को लोन दिया हुआ है, तो नहीं, तो वो भी हमारे लिए क्या है? 600. वो भी हमारे लिए क्या है? एक असेट्स है, यानी पैसा जा रहा है, तो वो भी किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा. सो टोटल कुल मिला के कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना होता है? 1400 फॉर अ क्रेडिट साइड एंड 1500 फॉर अ डेबिट साइड. सो टोटल बीओपी का बैलेंस कितना हो रहा है? तो बीओपी का बैलेंस हो रहा है टोटल रिसिप्ट इज 2400 एंड क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड हो रही है 3200. So what is the autonomous? This transaction is known as the above the line transaction. So autonomous transactions refers to those international economic transactions in a current account and capital account which are undertaken with the profit motive. यानी this transaction प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रहा है. सो यहाँ पे बीओपी जो है वो आपका डेफिसिट भी हो सकता है या सरप्लस हो सकता है. क्लियर है? यहाँ पे बीओपी जो है वो आपका डेफिसिट भी हो सकता है और बीओपी आपका यहाँ पे सरप्लस भी. सो दिस इज नोन एज द ऑटोनॉमस अबव द लाइन ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट मोटिव के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है, नॉट अ कंट्री ओरिएंटेड है, ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे है. सो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है. सो दिस ट्रांजेक्शन में आपका जो बीओपी जो है वो क्या हो सकता है? डेफिसिट भी हो सकता है या सरप्लस भी हो सकता है. अब मान लो कि से फॉर एग्जांपल कि हाँ यहाँ पे 2400 और 3200, राइट, दोनों साइड, यानी इस साइड कितना कम हुआ? 800. ओके. अब मान लो कि 800 का हमने क्या किया कि 800 का हमने बोरोइंग. सो टोटल कितना हुआ? 3000 इक्वल हुआ. तो अब ये जो मैंने बैलेंस किया ये तो बिलो द लाइन किया. सो दिस ट्रांजेक्शन इज नोन एज द accommodating transactions. So what is the meaning of the accommodating transaction? Refers to those transactions which are undertaken by the government in order to keep the BOP's balance. Accommodating transaction always country perspectives point of view से होते हैं और यहाँ पे BOP always balancing होता है
ऑटोनॉमस में क्या है कि हम लोग बीओपी सरप्लस और डेफिसिट को छोड़ देते हैं, उसको हम लोग बैलेंस नहीं करते, लेकिन अकोमोडेटिंग में हम उसको बैलेंस करते हैं। किस साइड कम है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? इफ डेबिट साइड कम होगा तो वहां पे हम लोग बोरोइंग्स या कुछ भी करेंगे, या क्रेडिट साइड कम होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या लेंडिंग या कुछ भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन लेकिन जनरली ये जो बैलेंस है, बैलेंस किस अकाउंट से होगा? ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट से होगा। कभी भी करंट अकाउंट से बीओपी बैलेंस हो नहीं सकता, ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट से होगा। और कैपिटल अकाउंट्स में भी राइट कि कहाँ से, कैपिटल अकाउंट में भी आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज कर सकते हो, या आप आईएमएफ से पास से बोरो कर सकते हो, या किसी भी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी से आप पैसा बोरोइंग कर सकते हो। इफ योर बीओपी इज डेफिसिट, आपका बीओपी डेफिसिट है तो आप इस ट्रांजेक्शन्स का यूज कर सकते हो। लेकिन आपका बीओपी सरप्लस है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो। लेकिन मान लो कि हमने यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में हमने 800 रुपीज का बोरोइंग किया, ये कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी या आरबीआई करेगी? यानी आरबीआई गवर्नमेंट की भी यहाँ पे करेगी। सो ये जो हमने बोरोइंग किया, दिस बोरोइंग इज नोन एज द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। सो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन? सो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है the transactions of the central bank in the balance of payment statement. This transaction is termed as the accommodating and below the line transactions. राइट, ये ट्रांजेक्शन्स हमको बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो जनरली ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स बीओपी करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो कि आपकी टोटल रिसिप्ट 2100 है और टोटल पेमेंट 2150 है। सो किस साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है, तो एट दैट साइड हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, तो बोथ साइड आर इक्वल। लेकिन मान लो कि दूसरा एग्जांपल में मेरा क्रेडिट साइड 2200 है लेकिन पेमेंट साइड कितना है, 2150, तो हमारा पेमेंट साइड कम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंडिंग बोथ साइड आर इक्वल, हम दोनों एक साइड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। अब मान लो कि से फॉर एग्जांपल कि भाई ऐसा कुछ हुआ कि भाई ये तो लाइक पूरे साल के ट्रांजेक्शंस है। अब पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स में कई बार कुछ गलतियां मिस्टेक हो जाती हैं, कोई कुछ सर्टेन पॉइंट्स की मिस्टेक हो जाती है। मान लो कि यहाँ पे हमने 0.5 की कुछ मिस्टेक हो गई, तो 32,3,200.5। ओके, सो अब 0.5 का कोई ट्रांजेक्शन मिल नहीं रहा है, हमारा जो डेबिट साइड जो है वो 3,200.5 आ रहा है, लेकिन 0.5 का कोई ट्रांजेक्शन मिल नहीं रहा है। जो हम लोग ऐसा नहीं कि 0.5 के लिए पूरा बीओपी हम लोग पूरे साल का स्टेटमेंट हम लोग लाइक इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे एक अंडर द हेडिंग हम किस में डाल देंगे, 0.5, हम लोग 0.5 डाल देंगे अंडर द हेडिंग ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। किस में डाल देंगे, एरर्स एंड ओमिशंस में डाल देंगे। अब ये एरर्स एंड ओमिशंस है क्या? सो जनरली एरर्स एंड ओमिशंस ये है कि भाई पूरे साल में हम लोग ट्रांजेक्शन्स परफेक्टली तरह नोट नहीं करते। अब पूरे साल में कंट्री है तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी ने स्मगलिंग किया हो, राइट, कि अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स करंट अकाउंटिंग कैपिटल एरर्स एंड ओमिशंस। अब एरर्स एंड ओमिशंस का मतलब होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस एक्यूरेटली। सो इट मे बी बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस, हो सकते हैं एरर्स एंड ओमिशंस के कि डिसऑनेस्टी पार्ट ऑफ बिजनेसमैन हो, स्मगलिंग हो। तो ये जो ट्रांजेक्शन जो है, ये ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ पे नोट डाउन करेंगे, हम लोग नोट डाउन करेंगे बीओपी अंडर द हेड ऑफ द एरर्स एंड ओमिशन, एंड दैट्स व्हाई बोथ साइड आर इक्वल। सो दिस इज नोन एज द बैलेंस बीओपी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस बीओपी। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।